सूरज जानता था कि गर्वित का बोलना अभी खत्म नहीं हुआ है, और सूरज ये भी जानता था कि गर्वित का मूड हद से भी ज्यादा खराब था। सूरज को एहसास था कि गर्वित उससे ये सब बातें इसीलिए नहीं कर रहा है कि वो उसे सुने, बल्कि अभी गर्वित को एक सहारे की जरूरत थी जो उसकी भावनाओं को समझ सके और इस स्थिति में उसका साथ दे सके। इसलिए सूरज भी चुपचाप गर्वित के पास ही बैठा रहा और उसकी बातों को शांति से सुन रहा था। मैं जीना चाहता था क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रही थी। ये बोलते हुए गर्वित की आवाज काफी भारी हो गई थी। उसके मुंह से शब्द निकल ही नहीं रहे थे, लेकिन सूरज को गर्वित के मुंह से निकले शब्द अच्छे से समझ आ गए थे। मैं इस देश में रहने वाले किसी के लिए भी अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं अपने आप को बचाने और जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं तो बच गया, लेकिन वो चली गई। मैं उसी के लिए जिंदा बचकर आया था। गर्वित के मुंह से अब कांपते हुए शब्द निकल रहे थे। अभी तक मुझे नहीं पता मुझे कि जिंदा रहने का क्या मतलब होता है। तुझे पता है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन का कोई आधार ही नहीं है। सूरज के मुंह से पहले कोई शब्द बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि सूरज गर्वित की बातों को आराम से सुन रहा था और उसके दुख में उसका साथ दे रहा था। लेकिन अब जब सूरज को बोलना था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो गर्वित की बातों का किस तरह से जवाब दे। कमरे में इतना अंधेरा था कि सूरज को गर्वित के चेहरे के हाव भाव भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी बातों को सुनकर सूरज समझ गया था कि गर्वित अंदर ही अंदर काफी उदास और दुखी था। उसके बाद गर्वित ने भी बोलना बंद कर दिया था। एक तरफ गर्वित ने बोलना बंद कर दिया था और ऊपर से अंधेरे ने कमरे की खामोशियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। सूरज को उसकी और गर्वित की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि इस खामोशी ने उनका कितना समय बर्बाद कर दिया था। अपने शरीर को हल्का सा हिलाते हुए और एक आरामदायक मुद्रा में बैठते हुए गर्वित की भारी आवाज बाहर आई। इन सालों में मैंने कभी अपनी धड़कनों को महसूस नहीं किया। जब गर्वित के माता पिता उसका साथ छोड़कर चले गए और दूसरी तरफ उसका सपना भी चकनाचूर हो गया, उस वक्त गर्वित अपनी जिंदगी का सारा जोश खो चुका था। गर्वित को लगता था कि उसकी जिंदगी एक तरह से पूरी तरह खत्म हो गई है और बस मरने तक उसे बस एक एक दिन गुजारना और ऐसे ही जीते हुए इंतजार करना है। लेकिन जब उसकी जिंदगी में उसकी परेशान करने वाली औरत आई तो उसके खून ने वापस से उबाल मारना शुरू कर दिया था और उसके दिल की धड़कनें भी काफी तेजी से चलने लगी थी। उसका दिल, जो किसी स्थिर नदी की तरह था, उसकी परेशान करने वाली औरत के आने के बाद से किसी झरने में तब्दील हो गया था। जब तक गर्वित ने उस बच्चे को डूबने से बचाया और उसकी परेशान करने वाली औरत की बातें नहीं सुनी, तब तक उसे स्पष्ट रूप से यह नहीं पता था कि वो एक नए सपने के अवलोकन से घिर गया था। लेकिन उसका नया सपना उस सपने से कहीं ज्यादा दुखद था जिसे गर्वित ने छोड़ दिया था। कम से कम पहले उसने अपने महत्वाकांक्षी सपनों का पीछा किया था और उनका आनंद लिया था, लेकिन उसकी परेशान करने वाली औरत के बारे में क्या? गर्वित का नया सफर शुरू होने से पहले ही समाप्त होने के लिए बर्बाद हो गया था। कुछ देर तक गर्वित शांत रहा। उसके बाद उसने अपने शरीर को वापस से हिलाया। चूंकि कमरे में काफी अंधेरा था, इसलिए सूरज को गर्वित के हाव भाव और उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी पता नहीं चल रही थी। कुछ समय बाद गर्वित ने अपने गले को साफ किया और बड़बड़ाते हुए बोला, इससे पहले कि मैं उसे अपना सच्चा प्यार दिखाता, वो मुझे छोड़कर चली गई। थोड़ा रुकने के बाद वापस से गर्वित का गला भारी हो गया जब उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। मैंने उसे अपना सब कुछ देने का सोचा था, लेकिन उससे पहले ही वो छोड़कर चली गई। क्या तुझे पता है कि किसी को खोने से कैसा महसूस होता है? रूह कांप जाती है। मेरे माता पिता के जाने के बाद और अपनी जिंदगी में इतना बड़ा जख्म लेने के बाद भी मैंने उससे प्यार करने का जोखिम उठाया था। मुझे उसका नाम तक नहीं पता। मैंने उसका असली चेहरा तक नहीं देखा है। अपने चेहरे को
दोनों हाथों से ढकते हुए और तेज सांसें लेते हुए गर्वित ने कहा, और अब वापस से मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं फिर से अकेला हो गया हूं। कुछ देर तक सूरज ऐसे ही अंधेरे में गर्वित को देखता रहा। उसके बाद उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर निकले। यार, तू इतना उदास मत ना हो। तू कोई बुढ़ा थोड़ी ना हो गया है, अभी भी जवान है, और कल किसने देखा है? हमें थोड़ी ना पता है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। तुझे जल्दी ही कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, गर्वित ने तुरंत सूरज को जवाब दिया। उसके बाद गर्वित के मुंह से अजीब सी सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। सूरज ने भी वो आवाज सुनी, लेकिन वो यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि गर्वित रो रहा है या नहीं। गर्वित की सांसों की भारी होने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो अपने मुंह से लंबी सांसें ले रहा था और उसके बाद एक अजीब आवाज के साथ उन सांसों को बाहर निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद जब गर्वित का मुंह खुला तो उसकी आवाज में शांति थी। यार, मुझे उसके जैसी कोई लड़की नहीं मिलेगी। गर्वित अंधेरे में भी अपने दिमाग में उजाले ख्याल पका रहा था। वो इस दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की थी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता और ना ही उसकी किसी से तुलना की जा सकती है। शायद मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन मुझे कोई और लड़की भी अपने जीवन में नहीं चाहिए। शायद मेरा दिल कभी उसका नहीं था। अपने मन ही मन ये सोचते हुए गर्वित की आंखें आंसुओं से भर गई थी और उसके मुंह से एक शांत स्वर में बाहर आया, उसके अलावा मैं और किसी लड़की से नहीं मिलूंगा। गर्वित ने जैसे ही अपनी आंखों को हाथ लगाया, उसे कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। गर्वित को पता भी नहीं चला था कि उसकी आंखें कब नम हो गई थी। उसने अपनी कमजोर आवाज में कहा, सूरज, यार, उसके अलावा मेरे इससे पहले कि गर्वित के मुंह से भविष्य शब्द बाहर आता, गर्वित रुक गया था। सूरज को गर्वित के मुंह से एक बार फिर एक गहरी सिसकी सुनाई दी थी। क्या गर्वित रो रहा था? सूरज ने गर्वित को दिलासा देते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हुए कहा, भाई गर्वित। लेकिन गर्वित की तरफ से सूरज को कोई जवाब नहीं मिला, तो सूरज का मुंह भी शांत हो गया था। कुछ देर बाद गर्वित के मुंह से की आवाज आई थी। उस आवाज में इतनी शांति थी जैसे मानो गर्वित की जिंदगी में कुछ हुआ ही ना हो। सूरज को गर्वित के हिलने की आवाज आई और सूरज ने अंधेरे में गर्वित को सोफे से उठते हुए भांप लिया था। गर्वित सीधा वॉशरूम में गया और पीछे से उसने दरवाजा बंद कर दिया था। सूरज समझ गया था कि गर्वित इस तरह वॉशरूम में अकेले रोने के लिए गया है, लेकिन सूरज ने जितना सोचा था उससे पहले ही वॉशरूम का दरवाजा खुल गया था। वॉशरूम की लाइट ने कमरे को रोशनी से भर दिया था। उस रोशनी में सूरज को गर्वित का फीका पड़ा चेहरा दिखाई दे रहा था। सिवाय गर्वित की लाल आंखों के अलावा उसके चेहरे पर रोने के और कोई अहम निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी आवाज भी अब काफी सामान्य हो गई थी। बहुत लेट हो गया यार, तू भी जा और थोड़ा सो जा, मुझे भी थोड़ी थकावट सी लग रही है। सूरज कुछ देर तक उस रोशनी में गर्वित को ही देखता जा रहा था। कुछ देर बाद सूरज उठा और अपनी गर्दन हिलाते हुए बिना कुछ बोले मास्टर बेडरूम से बाहर चला गया था। जब तक सूरज की कार की आवाज स्टार्ट होने से लेकर छोटे राजमहल से बाहर निकलते हुए खामोश नहीं हो गई, तब तक गर्वित उसी स्थिति में वॉशरूम के बाहर ही खड़ा था। उसके बाद अपने धीमे धीमे कदमों के साथ गर्वित बेड की तरफ आया और लेट गया था। चूंकि गर्वित ने ना तो वॉशरूम की लाइट बंद की थी और ना ही वॉशरूम का दरवाजा, इसलिए रोशनी सीधा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसकी आंखों को तकलीफ दे रही थी। गर्वित ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए उस रोशनी को रोकने की कोशिश की, जिससे उसकी आंखों को थोड़ा आराम मिल सके, लेकिन कुछ देर बाद वापस से गर्वित की उदासीनता से उसे घेर लिया था। गर्वित की उदासीनता ने उसे घेर लिया था। गर्वित और उसकी परेशान करने वाली औरत की प्रेम कहानी की शुरुआत गर्मियों के मौसम में हुई थी, जहां पर हल्की हल्की बारिश ने उनके प्यार को भिगोया था। लेकिन सर्दियों का मौसम आते आते उनके प्यार पर ठंड लग गई थी और उनकी कहानी का इस मौसम में अंत हो गया था। इन कुछ ही समय में गर्वित को अपनी जिंदगी का सबसे सुखद एहसास का भी अनुभव हुआ था और जिंदगी में वापस से अकेलेपन के रास्ते पर भी वह पहुंचा था। ये वक्त
गर्वित के लिए किसी सपने से कम नहीं था। जहां गर्वित ने आदर, निरादर, तिरस्कार और फिर खूब सारा प्यार किया था। कुछ महीने गर्वित की बर्बरता थी, तो उसके बाद हमें असली गर्वित को देखने का भी अनुभव प्राप्त हुआ था। अब गर्वित अपनी परेशान करने वाली औरत के बिना अपनी इतनी लंबी जिंदगी को कैसे काटने वाला था। क्या मुझे पहले की तरह बन जाना चाहिए? क्या मुझे निर्दयी और संवेदनशील बन जाना चाहिए, जिसमें कोई भी दुख या पीड़ा ना हो? ऐसा लग रहा था जैसे गर्वित के पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। और यह ठीक भी था। अपनी परेशान करने वाली औरत के बिना गर्वित अपनी जिंदगी कैसे भी निकाल सकता था, लेकिन इतना तो वो भी जानता था कि उसके बिना उसकी जिंदगी में ना कोई रस होगा और ना ही कोई स्वाद। इस बेरहम जिंदगी के साथ अब गर्वित को अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी थी। वैसे देखा जाए तो गर्वित की जिंदगी अभी बहुत बाकी थी, लेकिन गर्वित ने तो अपनी जिंदगी को एक तरह से खत्म होते हुए मान लिया था। दूसरी तरफ आशना ने बहुत महीनों से अपनी मां को नहीं देखा था। सर्दियों के सीजन के कुछ ही महीनों की शुरुआत हुई थी और आशना ने गर्वित का छोटा राजमहल छोड़ दिया था। और आशना का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके पिता द्वारा चढ़ाए गए कर्जे का बोझ तो अब वो चुटकियों में उतार सकती थी और अब अपनी सामान्य जिंदगी को भी वो खुलकर जी सकती थी। आशना लंबे समय से संजना का किरदार निभा रही थी, इसलिए उसके चलने का ढंग से लेकर उसकी आवाज तक सब कुछ संजना जैसा ही था, जिस पर आशना अब काम कर सकती थी और अपने आप को अपनी पूरी किरदार में ढाल सकती थी। और इसके लिए आशना अपने आप को एक लंबी छुट्टी पर भेजना चाहती थी। इसलिए आशना ने लोयला यूनिवर्सिटी जाकर अपने एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी और एप्लीकेशन में अपने कोर्स को कब से शुरू करना है वो तारीख भी डाल दी थी। जल्दी लोयला यूनिवर्सिटी ने आशना की एप्लीकेशन पर मुहर लगा दी थी। नए साल के पहले तक आशना ने बाकी की बची कुछ फॉर्मेलिटीज भी निपटा दी थी। चूंकि आशना का जोधपुर में कोई घर नहीं था, इसलिए वो कुछ दिनों से होटल में ठहरी हुई थी। जब उसे लोयला यूनिवर्सिटी से जवाब मिल गया तो आशना दोपहर की ही ट्रेन पकड़कर अपने घर, अपनी मां और अपने छोटे भाई अंकित से ही मिलने जाने का विचार बना चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि आशना अपने घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करती, उसके पास प्रिया का कॉल आया। प्रिया ने उसे बताया कि उसने जयपुर में अपने ऑफिस का सारा काम निपटा दिया है और अब वो जल्द ही जोधपुर आ रही है हमेशा के लिए। गौतम पहले से ही जोधपुर में अपना नया व्यवसाय लगा चुका था और अब प्रिया भी अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा होना चाहती थी। इसलिए उसने एक बेडरूम किचन को रेंट पर लेने का सोचा था और उसने आशना से कॉल सिर्फ ये जानने के लिए किया था कि क्या वो प्रिया के साथ उस एक बेडरूम फ्लैट में रहना चाहती है या नहीं। जब आशना को लोयला यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब आया कि उसकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली है, तो आशना ने भी सोचा था कि वो जोधपुर में कहां रहेगी। पहले उसने सोचा कि वो यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में दाखिला ले लेगी। उसके बाद उसने सोचा कि वो कहीं पीजी बनकर रह लेगी। लेकिन जब आशना ने अपनी खास दोस्त प्रिया के मुंह से उसके साथ रहने की बात सुनी, तो आशना ने बिना किसी झिझक के उसे हां कह दिया था। प्रिया 2 दिन बाद जोधपुर आने वाली थी, लेकिन अभी तक उसके पास रहने का कोई इंतजाम नहीं था। ऊपर से वो जयपुर में थी, इसलिए सिर्फ घर देखने के लिए जोधपुर भी नहीं जा सकती थी। लेकिन आशना अभी जोधपुर में ही थी, इसलिए प्रिया ने ही अब आशना को घर ढूंढने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। कॉल रखने के बाद आशना ने किसी रियल एस्टेट वाले को कॉल किया और घर ढूंढने की कवायद शुरू हो चुकी थी। आशना बहुत लगी थी। अभी उसने दूसरा घर ही देखा था और वो उसे पसंद आ गया था। लोकेशन के हिसाब से, घर की बनावट के हिसाब से, उसके फर्नीचर के हिसाब से और सबसे अहम पैसों के हिसाब से यह घर उनके लिए पूरी तरह से वाजिब था। आशना ने उस घर की कुछ फोटोज ली और तुरंत ही प्रिया को भेजी। प्रिया को भी यह घर बहुत पसंद आया और उससे मंजूरी मिलते ही आशना ने कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया था और अपने दस्तखत भी कर दिए थे। अभी घड़ी में शाम के 5 ही बजे थे कि आशना के हाथों में अब नए घर की चाबियां थी। आशना ने तुरंत ही अर्बन कंपनी वालों को कॉल करके घर की सफाई करने वालों का इंतजाम कर दिया था। क्या होगा आगे? क्या आशना प्रिया के साथ रहकर गर्वित को पूरी तरह से भूल जाएगी, या फिर यह आशना और गर्वित के लिए तकदीर का एक और अवसर प्राप्त होगा? क्या प्रिया के साथ रहते हुए आशना गर्वित से भी मिल पाएगी? अगर हां, तो क्या गर्वित अपनी परेशान करने वाली औरत को पहचान पाएगा?
क्या उस रिकॉर्डिंग के बाद आशना गर्वित से मिलेगी भी? क्या वापस से साहसी आशना अपने सवालों को गर्वित के सामने रखेगी?